नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बी एन के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के एक निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा गला खराब है, पर जैसी भी आवाज़ आ रही है शायद आपको उतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। आज बात कर लेते हैं साथियों। आज सभी लोग जो टकटकियाँ लगाए देख रहे हैं कि यार सबसे पहले शेयर बाज़ार पे बात करते हैं। शेयर बाज़ार कभी ऊपर कभी नीचे, और आपका पोर्टफोलियो कहीं नहीं बढ़ा। पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ा साथियों? कि आज जो वोलेटिलिटी थी या शेयर बाज़ार 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था, वो हो रहा था आज वीकली एक्सपायरी के कारण। वीकली एक्सपायरी जिन लोगों ने अपनी पुट बेच के रखी थी, कभी बाजार ऊपर कभी नीचे। आप विक्स देख लिया करो, विक्स कितना है। अगर विक्स 15 के ऊपर है तो समझ लेना कि ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। कल के जो एफआईआई के आंकड़े आए हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों ने कल 6000 करोड़ की बिकवाली की है। उसके अगेंस्ट में जो डीआईआई ने मतलब माल खरीदा है, वो 6100 करोड़ रुपए के आसपास डीआईआई ने माल खरीदा है। एसआईपी के आंकड़े जो आए हैं 26,000 करोड़ से ऊपर आए हैं, तो जो बेहतर है। कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड को भी दिख रहा है कि अब ऐसी कोई टैक्स वाली बात है नहीं। आज जो इनकम टैक्स का जो बिल था वो लोकसभा में पेश हो गया, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा खास वो आया नहीं, तो इसलिए जो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी है, जैसे एचडीएफसी लाइफ है, एलआईसी है ना, उन कंपनियों के लिए राहत भरी खबर रही। वो कंपनी इसलिए दौड़ी भी है। अब बात कर लेते हैं आरबीआई। जैसा कि बता रहे थे, लिक्विडिटी डालने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है कहीं ना, वो भी आज इम्प्लीमेंट हो गया। और सबसे मेन बात है ना, जो आज सबसे अच्छी बात हुई है, वो अमेरिका में आंकड़े आए हैं महंगाई के, जो कि बढ़ के आए हैं। वहाँ की जो महंगाई अनुमान लगा रहे थे, वो लगभग 2% के आसपास लगा रहे थे, लेकिन जो वहाँ का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया साथियों, वो आया 3% का। तो 3% का आंकड़ा आया, इसका मतलब है कि अब अगली बार भी रेट कट नहीं होगा। मतलब रेट कट नहीं होगा, तो अब देखो इसको क्या हुआ साथियों, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनको बैक फायर होगा ये 100%। ये लिख के रख लो। जो जो फाइनेंस को जानकार हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर आप एक तरफ टैरिफ बढ़ाओगे, पहली बात तो अभी वर्तमान में उनकी महंगाई बढ़ रही है। जो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन रहता है ना, वो रहता साथियों 1 डेढ़ 2% के आसपास। भारत का तो इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट ही बोलती है कि हमारे यहाँ जो महंगाई होगी वो लगभग 5 से 6% के आसपास रहती है। वहाँ पे रहती है 1.5 से 2% के आसपास। और अगर इससे ज़्यादा पहुँच जाती है तो वहाँ पर कंडीशन खराब हो जाती है, और इससे कम आ जाती है। अभी 3% का आंकड़ा आया है। जनरली हमारे यहाँ 3% तो कभी नहीं आएगा, ये तो आप जान लो ही हो। तो यहाँ क्या है, अमेरिका की स्थिति, उनके यहाँ 3% का आंकड़ा 1% बढ़ के आया। 2% का अनुमान लगाया गया था, 3% आ गया। तो उससे क्या हुआ, उससे वहाँ ये कहीं ना कहीं बैक मारेगा। क्यों मारेगा? जैसे इन्होंने टैरिफ लगाया, टैरिफ में ये मान लो कनाडा, मेक्सिको और तुम्हारा ब्राजील, चाइना, ये इनको स्टील मेटल्स ज़्यादा देती है। भारत भी है पर उतना ज़्यादा नहीं देते। उन लोगों की जो मेटल ज़्यादा महंगे दर पे पहुंचेगी, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ना, जो ऑटो इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, या जो स्टील से बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट है, या मेटल से बनने वाला कोई प्रोडक्ट है, वो महंगा हो जाएगा। उसके महंगा होने से वहाँ की महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई तो पहले ही बढ़ी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप और जो पवेल साहब है ना, फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है, इन दोनों के बीच के मतभेद क्या है? मतभेद ये हैं कि भाई वो बोलते हैं कि तुम एक तो रेपो रेट अपने रेट कट करने के लिए बोलते हो, और दूसरी तरफ आप जो है टैरिफ लगा दे रहे हो, मतलब टैक्स लगा दे रहे हो। अगर टैक्स लगा रहे हो तो फिर रेपो रेट में कैसे बदलाव होगा? वो तो उल्टा काम हो जाएगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। महंगाई और बढ़ जाएगी तो फिर हम और कर रहा होगे। तो इसीलिए उनके बीच के जो ये चीजें हैं ना, ये इनको बैक फायर करेगी 100%। अब बात कर लेते हैं आज सब जिसकी सभी लोगों की जिस पर नजर है, मोदी जी की। देखो क्या है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है ना, वो काफी जानी मानी है। और जाहिर सी बात है, मोदी जी गए हैं तो जैसा कि फ्रांस के जो मैक्रोन है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो उनको छोड़ने आए, मतलब जब जिस समय कोई रिश्तेदार अगर घर वापस चलता है, किसी के यहाँ जाता है, उसके बाद अगर उसको कोई गाड़ी तक बिठाने आता है, तो उस रिस्पेक्ट का एक नेक्स्ट लेवल माना जाता है कि भाई अगर आपकी हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट है, इसलिए हम आपको गाड़ी तक छोड़ने आए हैं। ऐसे ही जो फ्रांस के मैक्रोन है ना, वो उनको ये प्रोटोकॉल के अलग है। मतलब प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं लिखा कि हम आप किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके हवाई जहाज तक छोड़ने जाओगे, पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैक्रोन, वे उनको प्रोटोकॉल से आउट द वे जाके उनको छोड़ने आए। उसके पीछे या तो आप राफेल की डील भी मान सकते हो, क्या राफेल की डील कर रखी थी, ऐसा 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 कुछ नहीं। थोड़ा सा उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और उनको जो है ज़्यादा लाइक करते हैं। और
ऑल ओवर, मतलब आज अगर नेताओं में बात की जाए ना विश्व में, तो नरेंद्र मोदी शायद टॉप टॉप 3 में आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में क्या वैचारिक बात बन सकती है। पहला, देखो भारत अमेरिका से कुछ ज़्यादा खास चाहता नहीं। भारत क्या चाहता है कि यार आप हम पे थोड़ा सा रियायत कर दो और हम एक दूसरे से व्यापार कर लें। भाई तुम देखो, चाइना, अल्टीमेटली चाइना को वो अपना टारगेट मानता है। अमेरिका जब भी कभी टैरिफ लगाता है, चाइना पे इसीलिए लगाता है कि उसको कहीं ना कहीं अगर व्यापार में सबसे ज़्यादा नुकसान है तो चाइना से है। और वो क्या चाहता है, भारत को वो इसलिए भी नहीं छोड़ेगा, अमेरिका नहीं चाहता भारत को छोड़ना। उसके पीछे का क्या कारण है साथियों? क्योंकि भारत है 145 करोड़ की देश का, आदमियों के लोग देश। अब उसमें क्या है, इतने लोग हैं, कंज्यूमर इतने ज़्यादा हैं, और दूसरी बात है चाइना को काउंटर करने के लिए किसी को तो रखना पड़ेगा। भाई हम उससे कोई रक्षा, अमेरिका से भारत क्या चाहता है? भाई अमेरिका से भारत ये चाहता है कि आप हम पे थोड़ा सा टैरिफ में नरम हाथ रखो और अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है वो चलते रहने दो। तो रिफ्यूजी हैं या मतलब जो अवैध रूप से गए हुए आदमी हैं, उन पर थोड़ा सा मतलब भेजो, लेकिन उनकी जो थोड़ा सा गलत तरीके से ना भेजो जिससे यहाँ पे भारत की छवि खराब हो। दूसरा, जो H1B वीजा है या भारत विश्व शांति है, ऐसे मुद्दों को लेकर के, जैसे टैरिफ जैसे मुद्दे हैं, विश्व शांति है या H1B वीजा है ना, या समझ लो जो न्यूक्लियर के लिए एक संधि होने का लग था, उन सब चीज़ों पे चर्चा हो। और ज़्यादा ये नहीं चाहता कोई, देखो भारत को इतनी तो कुछ है नहीं कि वो उसे बोल रहा है कि हमें चाइना से बचा लो या पाकिस्तान से बचा लो, या उसको सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं है। वो तो केवल ये चाहता है कि हमारा जो व्यापार है वो चलता रहे और उसमें थोड़ा सा आप नर्म हाथ रखो, जैसा और लोगों पर टैरिफ लगा रहे हो और दूसरे देशों पर लगा रहे हो, उतना टैरिफ भारत पर ना लगाओ, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और आप लोग विकसित देश हो। अमेरिका, साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम जो है ना, प्रति व्यक्ति आय, वो लगभग लगभग $72,000 है। और भारत की जो पर कैपिटा इनकम है ना, आप ऑल ओवर चाहे गूगल कर लेना, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ पूरी फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। भारत की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो लगभग लगभग 2600 से 2800 प्रति व्यक्ति आए हैं डॉलर में। $2800 या $2600 प्रति व्यक्ति आए, और कहाँ 70-72 हजार रुपये, $70-72 हजार प्रति व्यक्ति आए। तो पर कैपिटा इनकम अमेरिका इतना ज़्यादा है। इसीलिए जो डंकी के रूट से लोग बाग अमेरिका जाते हैं ना, कि यार हम तो अमेरिका में जा रहे हैं, मतलब आप ये जान लो साथियों, इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि अमेरिका का प्रति आदमी एक साल में लगभग 60-62 लाख रुपए कमाता है, और भारत का एक आदमी प्रति साल में एवरेज में अगर मानो, चाहे उसमें दिल्ली एनसीआर भी आ गया और बिहार का पिछड़ा राज्य भी आ गया, है ना, जो बैकवर्ड क्षेत्र है, वो 2, 2.5, 3 लाख का एवरेज आता है। आप आज जो भी डॉलर का रेट होगा उसको इज इक्वल टू 2700 कर लेना। इतना डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। अब क्या चाहता, भारत अमेरिका को क्या इंपोर्ट करता है, मतलब क्या एक्सपोर्ट करता है? भारत अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करता है? भारत चाहता है कि आप ना टेक्सटाइल से रिलेटेड जो कपड़ा वगैरह है, आप बांग्लादेश की तरफ मत देखो, पाकिस्तान जैसे देशों से मत देखो, भारत आपको इंपोर्ट कर देगा। दूसरा जो फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ हैं वो भारत एक्सपोर्ट कर देगा। भाई आप ये समझ लो कि आप किसी दूसरे से भी तो लेना है, तो क्यों ना भारत से लिया जाए। भारत आपको एक मार्केट मिल रही है, और अमेरिका भी नहीं चाहेगा ना कि एक दूसरे के बीच में मत। देखो अमेरिका एक अपने आप में इतना बड़ा लीडर है, आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने एकाएक बोल दिया, बोले एक काम करो, 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है गाजा पट्टी। मैं थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, उस विषय पे आऊंगा, आउट द वे। तो उसमें क्या, 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है गाजा पट्टी, जो हमास और इसराइल के बीच में जो तनाव चल रहा था, मतभेद चल रहे थे, उसमें सीज फायर हो गया था। अकेले उनने ये बोल दिया था 20 तारीख को मैं आऊंगा, अगर आपने ये युद्ध बंद नहीं किया तो मैं अपने आप बंद कर दूंगा। तो जो बाइडन थे ना, बाइडन ने 19 तारीख को ही सीज फायर करा दिया था कि आप इनके से लौटा दो और ये आपके लौटा देंगे, लड़ाई झगड़ा बंद करो, खत्म करो पिक्चर। दूसरी बात, उसका डिफेक्ट यहाँ देखने के लिए मिला कि उन्होंने, गाजा वालों ने अभी ये बोल दिया कि हम अब सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब हम ब्रेक कर रहे हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं बेचते। उसका पीछे उन्होंने क्या फैक्ट दिया कि जो इसराइल है ना, इसराइल ने गोलियां चला दी, ऐसा बोला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की आप देख रहे हो कि एक देश के लिए, मतलब गाजा एक देश ही है फिलिस्तीन का, उन्हें ये बोल दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि इसे सब गाजा को हटाओ यहाँ से, और ये पूरी की पूरी को मैं दोबारा से डेवलप करूंगा। एज द वे उनके बाकायदा बयान है, ऐसा आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर ये बोला कि मैं इस गाजा पट्टी को खरीदना चाहता हूँ और मैं इसको फिर से कॉलोनी बसाना चाहता हूँ।
और ये शब्द कब बोले उसने, मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ जो पीपल्स रहते हैं, जितने आदमी रहते हैं, इन्हें बोलो कि ये कुछ जॉर्डन चले जाएं, कुछ आजू बाजू के देश में सेट हो जाएं, और मैं इसको फिर से तोड़ के और फिर से नया बनाऊंगा। एक देश की बात चल रही है साथियों, किसी मकान या प्लॉट की बात नहीं चल रही कि यार एक काम करो इसे तोड़ के दोबारा बनाएंगे। कितने लोग हैं वहां पे, और ये देखो कि कितनी क्षमता होगी कि उसने एक इसराइल जैसे देश पे अटैक किया। और आज अमेरिका, इसीलिए तो अमेरिका अमेरिका कहलाया जाता है, उसने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ उसे गाजा को तोड़ो। और ध्यान रखना साथियों, मंडे सोमवार के रविवार के दिन कुछ बड़ा हो जाएगा गाजा में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन मतलब ये मान के चलो 15 है, 15 तारीख का 15 है तुम्हारा शनिवार, और शनिवार तक का अल्टीमेटम देकर रखा है गाजा को, किसने? इसराइल ने, कि आप हमारे जो बंधक हैं वो रिहा कर दो और आप गाजा खाली कर दो। तो जाहिर सी बात है कि गाजा तो वो खाली नहीं करेगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान जैसे देशों ने उनको ऐसे कर दिया, अरे यार तुमने तो यार इसराइल को झुका दिया। अल्टीमेटली इसराइल को झुकाया नहीं है, इसराइल को रोका गया था अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका को इतना हल्के में लेने की बात नहीं है। अमेरिका कितनी रिस्पेक्ट करता है इसराइल की नेतन्याहू की, ये आपको जान का आश्चर्य होगा साथियों। जिस समय इसराइली नेतन्याहू जी अमेरिका गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, वो उनकी चेयर सही कर रहे थे। आप समझ सकते हो कि कितनी रिस्पेक्ट होगी उनके। और जो जॉर्डन के किंग जो ये बोलते थे नहीं नहीं ऐसा अमेरिका गलत किया रहा, पहले उन्हें अपने देश में बुलाया अमेरिका में, और उनको बराबर में चेयर पे बैठाया। किसको? जो दूसरे किंग थे, राजा हुआ करते हैं जॉर्डन वगैरह इधर, है ना, सऊदी वऊदी में। और उनके सामने फिर अनाउंसमेंट किया कि मैं गाजा को खरीदना चाहता हूँ और गाजा को तोड़ के फिर से नया शहर बसाना चाहता हूँ। साथियों बात आप समझ रहे हो कितनी दादागिरी है। मतलब एक आदमी अगर बोलता है कि मैं पनामा ले लूंगा, एक काम करो आयरलैंड ले लो, और पूरी यूरोपियन यूनियन खिलाफ हो जाती है। और वो उस आदमी बोलता है यार हटाओ यार, नाटो पाटो में मानता ही नहीं, मैं एक काम करो मैं अपने आप को नाटो से बाहर कर लेता हूँ। कभी वो बयान दे देते हैं, बोले एक काम करो मैं डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रहता, क्योंकि डब्ल्यूएचओ का जब कोई सदस्य बनता है तो उसमें कुछ फंडिंग देनी पड़ती है। और उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि यार वो तो कोरोना फैला दिया था चाइना ने, और मैं चाइना से मतलब 5-6 गुना ज्यादा पैसा देता हूँ। उसके बाद में भी डब्ल्यूएचओ ने एक शब्द नहीं बोला चाइना के लिए कि चाइना ने गलत फैलाया ये किया, तो बोला हटाओ यार मैं डब्ल्यूएचओ में रहता ही नहीं। मतलब चाइ 100%। मैं साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो व्यापारी आदमी है। और तो और जब राष्ट्रपति बने थे ये, मतलब नॉमिनेट हुए थे, जीत गए थे, तो हमारे अडानी जी ने ये बयान दे दिया था कि इस दुनिया में मतलब एक आप सुपरमैन, इस तरह से कुछ बयान दिया था। तो उसके लिए उन पे तत्काल, जो उस समय बाइडन जी थे, बाइडन ने उनके ऊपर तत्काल एक्शन ले लिया गया था। अपने जो अडानी जी हैं, गौतम अडानी, और गौतम अडानी जी के शेयर, जो अडानी कंपनी के शेयर, अडानी पावर हुए, अडानी इंटरप्राइजेज हुए, अडानी ग्रीन एनर्जी हुए, साथियों ये $10 मिलियन की वेल्थ गिर गई थी। क्यों? क्योंकि किसी वहाँ एक छोटे से, जैसे अपने यहाँ पे नहीं होता सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, इस तरह से किसी कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इन्होंने जो अमेरिका से फंडिंग ली है, जो पैसा लिया है ना, उस पैसे का जो यूज किया है इन्होंने किसी को रिश्वत देने में किया है। और काहे के लिए? केवल बात थी कि इनके मुख से कुछ चीज निकल गई थी डोनाल्ड ट्रंप के तारीफ में, और ये चीज बाइडन को नहीं भाई। बाइडन ने बोला अच्छा एक काम करो, एक जांच बिठाओ, और जांच आई, उसमें पता चला कि गौतम अडानी जी के ऊपर ऐसे ऐसे केस फाइल हो गया है अमेरिका में, और शेयर धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे गिरने चालू हो गए। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अडानी जी को भुगतना पड़ा, और वही चीजें आप सामने आएंगी, आपको देखना पड़ेगा। आप देखना गौतम अडानी को कितना सपोर्ट करेंगे, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों करेंगे? वाई? आते से पहला तो वो नियम उन्होंने जो एक बिल ला के वही खत्म कर दिया कि आज के बाद आप यही नहीं बोल पाओगे कि इसने वो पैसा कहाँ खर्च किया। आपने पैसा दिया, आप इन्वेस्टर हो ना, FII है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपने 1 लाख करोड़ रुपए दिया, सपोज करो 10,000 करोड़ रुपया दिया। अब आपको कोई मतलब नहीं है कि इसने वो पैसा रिश्वत दी कि कहाँ यूज किया। आपने पैसा अल्टीमेटली किसी कंपनी को दिया है, अब वो कंपनी ग्रोथ करेगी क्या करेगी आपको उससे मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो खत्म कर दिया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं साथियों, जो अभी पुतिन और यूक्रेन दोनों को धमका के, एक को तो ये धमका दिया, बोला मैं देख तू जैसे इतना कच्चा तेल बेच रहा है ना, उससे भी सस्ता कर दूंगा। अरे बोले, अरे बोला एक काम करो आ जाओ, अपन दुबई में बैठ के बात कर लेते हैं। और दुबई जो ओपेक्स की सभी कंट्रियों का जो लीडर अपने आप को देखो, इसमें शिया और सुन्नियों की लड़ाई है। मुस्लिमों के अंदर जो लड़ाई है ना, आपको जो मिडिल ईस्ट के अंदर दिखेगी, वो कहीं ना कहीं शिया और सुन्नियों की लड़ाई है। एक तरफ जो इराक है वो बनना चाहता है लीडर,
और एक तरफ सऊदी अरब बनना चाहता है। इन सब चीज़ों के जो ये सामने आता है, कहाँ पता चलता है कितना लीडरशिप की क्या क्वालिटी है। आप देखो, उसे धमकाया किसको, यूक्रेन को, बोले एक काम करो यार, तुम तो ऐसा ऐसा कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, काम करो, तुम्हारे खनिज है इन सबको मुझे दे दो, मैं संरक्षण करूंगा। क्या दिमाग में चल रहा है, बिजनेस। उधर बोला ए तू झगड़ा बगड़ा मत कर रहे, क्या करना है झगड़ा करके, वो दोनों को बुला लो, बोले एक काम करो तुम यहाँ पे आ जाओ, बैठ के बात करो। आज 3% क्रूड ऑयल टूट गया, कच्चा तेल। क्यों टूट गया साथियों, इसलिए टूट गया कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध थमने के आसार नजर आ रहे हैं। तो साथियों ये सब चीजें हैं। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो डेफिनेटली कर देते हैं। देखो उन्होंने बोला कि मैं मेटल पर टैरिफ लगाऊंगा, अगली बार आगे साइन ही कर दिए, लगा दिए। उन्होंने बोला मैं सारा कानून ही खत्म कर दूंगा, आते ही पहली फुर्सत में कानून खत्म कर दिया। और कभी भी वो कब क्या बोल देंगे, शेयर बाजार उथल पुथल क्यों होते हैं, डरते क्यों हैं उनसे, क्योंकि उनका कब क्या ट्वीट आ जाएगा और कब वे क्या बयान दे देंगे, वो उससे शेयर बाजार डरता है कि यार वो क्या स्थिति बन जाएगी, क्या हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज के शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव की, या आज नरेंद्र मोदी जी किन किन मुद्दों पर वहां चर्चा कर सकते हैं। तो पहला जो मुद्दा है साथियों, पहला तो मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया है और बातचीत हुई है बहुत तगड़ी तरीके से। तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो वो खुश होकर देंगे। खुश होकर देंगे मतलब क्या हमको भिखारी है, नहीं नहीं। खुश हो गए मतलब कि यार हम एक दूसरे से, क्योंकि वो चाइना को भी एक टैरिफ लगा दिया, कनाडा पे टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिया। तो आप टैरिफ लगा के सबसे टैरिफ लगा दोगे तो भाई व्यापार किसके साथ करोगे। आप ऐसा देखोगे ना, किसी को तो साथ लेकर चलोगे। तो वो किसी को में आता है भारत, और वो कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए। भाई भारत से व्यापार करेंगे तो चाइना अपने आप सरेंडर रहेगा। ये चीजें हैं। टेक्सटाइल भारत बेच सकता है, बांग्लादेश का मुंह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो सरकार जिस जिस समय पर शेख हसीना जी की सरकार गिरी थी, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोल दिया था कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय बाइडन थे, बाइडन तो उस समय फुल पावर में थे, बोले नहीं नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं सब वॉच कर रहा हूँ, आई वॉच इज लोकेटेड। उन्होंने ये बोला था कि मैं सब वॉच कर रहा हूँ जो भी हो रहा है। तो वो व्यक्ति जो पिछले 5 सालों का डाटा याद करता है, क्या आप भूल गया होगा, नहीं भूला। उन्होंने बोला टेक्सटाइल आप बांग्लादेश से मत खरीदो, भारत देगा आपको। जो फार्मास्यूटिकल की दवाइयां हैं वो भारत देगा। आज आपको देखा होगा ना, शेयर शेयर जितने भी फार्मास्यूटिकल के थे, चाहे लुपिन हो चाहे सन फार्मा हो, फार्मा के शेयर क्यों भागे आज, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये डील हो जाती है तो पूरा जो अधिकतर व्यापार है वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इतना जरूर है कि टैरिफ लगने से जो चाइना है ना, चाइना अपना जो स्टील है, एल्युमिनियम है, जो कॉपर है, जो वो और दूसरे देशों में डंप करेगा सस्ते रेट में। दूसरे देशों में डंप क्यों करेगा, क्योंकि साथियों जितना भी ऑल ओवर विश्व में प्रोड्यूस होता है उसका 25% चाइना ही करता है। हर चीज मतलब ऐसा नहीं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये चीजें दिख रही हैं। तो क्यों हर चीज पर वो चाइना को टारगेट कर रहा है चाइना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी भी कंपनी में ऑन करते होंगे, किसी भी आप सर्विस में हो, तो आपको एक अपने से जो सेकंड लेवल पे है ना, उससे एक अलग ही जेलसी रहती है साइड, मतलब जो हल्का सा ऊपर नीचे हो। भारत नहीं है, तो इसलिए भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत तो विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं है। 2047 तक बदलेंगे, 2000 अगर 7% 8% जीडीपी के आसपास में अगर भारत की ग्रोथ चलती रहे तो लगभग 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। अब ये बात कर लेते हैं साथियों कि हमारे जो मोदी जी गए हैं उनसे किन किन फैक्टरों को डिस्कस करना है या क्या क्या। पहला तो विश्व शांति, दूसरा तुम्हारा जो H1B वीजा है उस पर बात हो सकती है कि यार उसको थोड़ा सा सब नरम किया जाए। दूसरा टैरिफों पे बात हो सकती है साथियों। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि साथियों भारत को अमेरिका अगर सबसे ज्यादा विश्वास मानने वाला देश है ना, तो वो केवल भारत है। अमेरिका के खासकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में और किसी पर भरोसा इतना नहीं करते जितना भारत पे करते हैं। तो इतना तो संभव है कि आज देखो, क्योंकि हमारे यहाँ रात होती है उनके यहाँ दिन होता है, तो अभी उनकी वार्ता चल रही होगी। क्या टाइम हो रहा है अभी नहीं, थोड़ा बहुत देर से वार्ता चलेगी, उसके बाद में धीरे धीरे न्यूज़ें बाहर आ जाएंगी क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। आज शेयर बाजार में उथल पुथल रहा इसीलिए कि आज थी वीकली एक्सपायरी, तुम्हारे शेयर कहीं नहीं भागे होंगे, इसलिए उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या है कि देखो भारत क्या चाहता है, भारत की सीधी सिंपल फंडा है कि हम दूसरे से भी तो लेते हैं ना क्रूड ऑयल। आपके पास में क्रूड ऑयल है ही, तो आप एक काम करो उस रेट में आप ही दे दो, हम तो आपसे इंपोर्ट कर लेंगे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है।
भाई कहीं ना कहीं अगर साथियों लगभग $5 बिलियन का क्रूड ऑयल भारत खरीदता है, तो वो तो वहां से खरीद लेगा, बट उसको रेट में थोड़ा सा मार्जिन तो मिले, क्योंकि भारत ठहरा व्यापारी उस जब देखो आप बाजार में जाते हो, आपको देखो मिर्चों की 4 दुकान लगी है, तो आपको जो सस्ती देगा वो उससे लोगे ना। सेम कंडीशन भारत की बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि आज वहाँ क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा साथियों कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।